कहाँ गया यही तो ये रहा। आज से इसका काम बैग के अंदर नहीं, इसका काम है बैग से बाहर, क्योंकि मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। और मैं ना पहली बार सेंट्रल एशिया जाने वाला हूँ। सेंट्रल एशिया यानी कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। पर मैं इन सारी कंट्रीज में नहीं जाने वाला। मैं सिर्फ 2 कंट्री कवर करने वाला हूँ, वो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और जब आप किसी नई जगह पर जा रहे होते तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो तब तक आप सुनो। और जब तक मैं थोड़ी सी पैकिंग कर लेता हूँ, 1 महीने की पैकिंग करनी है। ये हो गया सेट। तो अब मैं आपसे उन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जिनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जाने के लिए। और मैं पहले जा रहा हूँ उज्बेकिस्तान, क्योंकि कजाकिस्तान अलमाटी की फ़्लाइट्स थोड़ी सी महंगी हो गई थी और उज्बेकिस्तान ताशकंद की फ़्लाइट मुझे सस्ती मिल रही थी, तो मैं पहले उज्बेकिस्तान जा रहा हूँ। और उज्बेकिस्तान जाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये है। और पहली चीज़ है फ़्लाइट। मतलब मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं अपनी फ़्लाइट दिल्ली से उज्बेकिस्तान में ताशकंद की बुक करने वाला हूँ। मतलब दिल्ली से सारी फ़्लाइट मोस्टली जाती हैं, आप मुंबई से हो तो मुंबई से भी कर सकते हो। और दिल्ली से ताशकंद की फ़्लाइट आपको 10 से 12 हज़ार रुपये में पड़ने वाली है। मुझे 14,000 में पड़ी थी, क्योंकि उस टाइम थोड़ा महंगा था। पर आप अभी चेक करोगे नवंबर की फ़्लाइट तो 9-10 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगी। ताशकंद जाना बहुत सस्ता है। दूसरी मेन चीज़ है, मतलब दूसरी तो नहीं कहेंगे, इसे पहली मेन चीज़ कहना पड़ेगा, क्योंकि फ़्लाइट करने से पहले आपको उस कंट्री का वीज़ा कर लेना चाहिए जिस कंट्री में आप जा रहे हो। तो उज्बेकिस्तान में हम इंडियंस को वीज़ा की ज़रूरत है। अगर आप डायरेक्ट सिर्फ कजाकिस्तान जाने का प्लान कर रहे हो तो आपको कजाकिस्तान में कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इंडियंस के लिए 15 दिन के लिए आपको एग्जम्पशन मिलता है। अगर आप इंडियन हो तो 15 दिन तक आप कजाकिस्तान में रह सकते हो, पर उज्बेकिस्तान में आपको एक वीज़ा की ज़रूरत है। और तो आपको वीज़ा के लिए क्या क्या प्रोसीजर करना है, मैं वो आपको साथ साथ बताता चलता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है उज्बेकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे, उज्बेकिस्तान ई वीज़ा टाइप करना है आपको गूगल पे। और उसके बाद आपको जो पहला लिंक दिखेगा वो evisa.government.uz, आपको उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, एप्लीकेशन फॉर ई वीज़ा और एप्लीकेशन स्टेटस। तो पहले आपको एप्लीकेशन फॉर ई वीज़ा पे जाना है। और उसके बाद आपके कुछ ये इस तरह का पेज खुलेगा। आपको सिटीजनशिप बतानी है अपनी इंडियन, और डॉक्यूमेंट टाइप आपका क्या है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। वीज़ा एंट्री टाइप, इसमें 3 तरह की वीज़ा एंट्री है, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री और मल्टीपल। तो अगर आप बार बार मतलब उज्बेकिस्तान से कजाकिस्तान जा रहे हैं, फिर आप उज्बेकिस्तान जा रहे हैं, तो आपको डबल एंट्री लेना पड़ेगा। और मल्टीपल एंट्री मतलब आप अंदर बाहर बार बार आ जा रहे हैं तो आपको मल्टीपल एंट्री लेना पड़ेगा। पर आप, जैसे कि मैंने सिंगल एंट्री लिया था जिसकी कॉस्ट $20, जो 1700 के अराउंड पड़ने वाली है आपको। और पर्पस ऑफ विजिट क्या है आपका, टूरिज्म। तो ये कर देते हैं। और फिर आपकी आएगी, आप डेट भरना है, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, आप कहाँ रहते हो, ये सब नेम वेम वगैरह। फिर आपका फ़ोटो एंड पासपोर्ट पूछेगा, जो कि एक स्पेसिफिक साइज़ होता है इनका। तो वो आप स्पेसिफिक साइज़ में आपको फ़ोटो और पासपोर्ट की फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद आपको एक्टिवेशन का एक पेज आएगा जिसमें आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगी जाएगी, और आपको उसमें स्पेसिफाई करना होगा अपनी ईमेल आईडी को, क्योंकि उसके ऊपर एक कोड आने वाला है जिसकी वजह से आपका पेमेंट का नेक्स्ट प्रोसेस होगा। तो ये कुछ आपके प्रोसेस है। और उसके बाद आपका एप्लीकेशन स्टेटस पता चलेगा, जिसमें आपका 2 से 3 दिन में आपका उज्बेकिस्तान का वीज़ा आ जाएगा। मतलब उज्बेकिस्तान का वीज़ा आने के लिए आपको 3 से 4 दिन लगते हैं। और तीसरा स्टेप है आपका इमिग्रेशन। मतलब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे जब पहुंचोगे तो आपसे सवाल पूछे भी जा सकते हैं या सवाल नहीं भी पूछे जा सकते। मेरा दोस्त गया था, उससे कुछ नहीं पूछा था, उसे 3-4 मिनट का टाइम लगा सिर्फ इमिग्रेशन पर मुझसे सवाल पूछे गए, क्योंकि मेरे पास वहां से रिटर्न फ्लाइट नहीं थी, या फिर मुझे किसी और कंट्री में जाना है तो मेरे पास उस चीज़ की भी फ्लाइट नहीं थी। मतलब मोस्टली पीपल क्या करते हैं, उज्बेकिस्तान से कजाकिस्तान जाते हैं, किर्गिस्तान जाते हैं, तजिकिस्तान जाते हैं, पर उनके पास उस कंट्री से पास होने की फ्लाइट टिकट्स होती है या फिर बस की टिकट होती है। पर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, मेरे पास सिर्फ उज्बेकिस्तान में एंट्री की फ्लाइट थी। तो मुझसे कुछ सवाल पूछे गए कि आप उज्बेकिस्तान में कितने दिन तक रहने वाले हो और आपने रिटर्न फ्लाइट क्यों नहीं करवाई है। तो मैंने उनको समझाया कि मेरा कोई प्लान फिक्स नहीं है, मुझे उज्बेकिस्तान से कजाकिस्तान जाना और मुझे नहीं पता कि उज्बेकिस्तान में मुझे कितने दिन लगने वाले हैं और कजाकिस्तान में मुझे कितने दिन लगने वाले हैं। तो मेरा पासपोर्ट थोड़ा अच्छा था, तो इसलिए थोड़ी बहस होने के बाद मुझे जाने दिया गया। पर आप रिस्क मत लेना, आप अगर उज्बेकिस्तान से कजाकिस्तान में एंट्री करने वाले हो तो कुछ डे स्पेसिफाई कर देना कि मैं इस दिन निकलने वाला हूँ, तो उस दिन की या तो बस बुकिंग दिखा देना या फ्लाइट टिकट्स दिखा देना, वो आपके लिए बेटर हो। और इसके बाद आता है आपका करेंसी एक्सचेंज। मतलब मैंने दिल्ली में बहुत ढूंढा कि मुझे उज्बेकिस्तान की करेंसी मिल जाए जिसे हम उज्बेकी सोम कहते हैं, पर यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं। दिल्ली में मैंने 3-4 जगह से पूछा, तो आप बेटर होगा कि आप यहीं से कुछ डॉलर्स कैरी करें। आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड हर जगह चलते हैं। तो अगर आपके पास एक इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है तो अच्छी बात है, पर मैं प्रेफर करता हूँ कि आपके पास थोड़े से यूएस डॉलर होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने भी कुछ यूएस डॉलर कैरी किए थे, जो कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों में वैलिड है। और उसके बाद मैं उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान में उनकी करेंसी के हिसाब से उन्हें वहीं पर एक्सचेंज करवा सकता हूँ। फिर आता है आपका कम्युनिकेशन, आपका आपके घर वालों से, आपका सोशल मीडिया से, जो कि आप उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में इंडियन सिम के साथ तो नहीं कर सकते।
इसलिए आपको एक उज़्बेकिस्तान में सिम लेनी पड़ेगी, जो कि आपको एयरपोर्ट पर भी मिल जाएगी और एयरपोर्ट के बाहर भी मिल जाएगी। पर आपको एयरपोर्ट से अपने हॉस्टल या होटल जाने के लिए कुछ कैब या बस की जरूरत पड़ने वाली है, आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ने वाली है। और अगर आप एयरपोर्ट से एक सिम लेते हैं, जो कि मैंने ली थी, तो उसका खर्चा इतना पड़ने वाला है। और मैं उज़्बेकिस्तान में कहाँ रहने वाला हूँ, मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो मेरा प्लान होता है कि मैं जाके किसी हॉस्टल में रुकूँ। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग हॉस्टल या होटल चूज कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं हॉस्टल में रहूँ, ताकि मैं नए नए लोगों से मिल सकूँ। और यहाँ पर आपको हॉस्टल और होटल की कॉस्टिंग कितने पड़ने वाली है। ताशकेंत में मैंने हॉस्टल बुक किया था, जो कि मुझे $10 का पड़ा है विद ब्रेकफास्ट। और अगर आप होटल में रहना प्रेफर करते हैं तो वही होटल आपको $30 के अराउंड पड़ने वाला है। तो आप अपने अकॉर्डिंग हॉस्टल या होटल चूज कर सकते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आप किसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं सोलो ट्रैवलर हूँ तो मैं हॉस्टल ही प्रेफर करता हूँ। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको होटल $30 का पड़ने वाला है, जो कि अच्छा होने वाला है। और ताशकेंत उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है, तो आपको यहाँ पर हर चीज आसानी से मिल जाएगी और चीप भी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। और एक और बात, आपकी होटल और हॉस्टल की कॉस्टिंग डिपेंड करती है कि आप उज़्बेकिस्तान के कौन से शहर में हैं। जैसे कि मैं उज़्बेकिस्तान में 4 शहर जाने वाला हूँ, ताशकेंत, समरकंद, बुखारा, खीवा। तो हर शहर का कुछ अलग प्राइस होने वाला है। और उज़्बेकिस्तान में आपका सवाल ये आता होगा कि हम उज़्बेकिस्तान में किसी भी शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करने वाले हैं। मैं बस का भी यूज करने वाला हूँ, टैक्सी का भी यूज करने वाला हूँ, और मैं मेट्रो का भी यूज करने वाला हूँ। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उज़्बेकिस्तान में बस का किराया सिर्फ ₹10 है। आप ₹10 के अंदर ताशकेंत के पूरे शहर को घूम सकते हैं। और उससे ज्यादा हैरानी इस बात से होने वाली है कि मेट्रो का किराया भी सिर्फ ₹10 है। आपको एक बार ₹10 देने हैं और आप पूरे शहर की मेट्रो में घूम सकते हैं। और अब बात करते हैं टैक्सी की। आप 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं टैक्सी में, वो भी सिर्फ ₹100 में। है ना हैरानी वाली बात। और अब बात करते हैं सबसे मेन चीज के बारे में, अपने पेट के बारे में। मतलब अगर आप कहीं घूम रहे हो तो आपको भूख तो लगने वाली है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो उज़्बेकिस्तान आपके लिए बढ़िया देश है। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, थोड़ी सी डिफिकल्टी होने वाली है अच्छा वेजिटेरियन खाना ढूंढने के लिए, और वो आपको थोड़ा सा महंगा भी पड़ने वाला है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको हर जगह, हर रोड पे नॉन वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा, पर वेजिटेरियन के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी है, आपको थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा। बेटर होगा कि आप इंडिया से ही थोड़ा वेजिटेरियन कुछ पोहे या दलिया वगैरह कुछ ले के साथ जाए, ताकि आप वहाँ पे होटल में या हॉस्टल में किचन में आराम से खुद बनाएं और खुद खाएं। और अब बात करते हैं कौन सा मौसम ठीक होता है उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए। वैसे तो सारे मौसम ठीक होते हैं ट्रैवल करने के लिए, पर अगर आप जुलाई अगस्त में उज़्बेकिस्तान जाने का प्लान कर रहे हैं तो अपने प्लान को 1-2 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं। जुलाई अगस्त में आपको बहुत गर्मी मिलने वाली है उज़्बेकिस्तान में, टेम्परेचर ज्यादा होने वाला है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सितंबर के बाद प्लान करें। और कजाकिस्तान का तो बेस्ट वेदर सितंबर के बाद ही शुरू होता है, जब वहाँ पर स्नोफॉल, अलमाटी किसी यूरोप के शहर जैसा लगता है। तो आप अगर उज़्बेकिस्तान कजाकिस्तान जाने का प्लान कर रहे हैं तो सितंबर के बाद प्लान करें, या फिर जनवरी फेब के अराउंड प्लान करें। तो ये कुछ बातें हैं जिनका मैं ध्यान रखने वाला हूँ। तो अगर आप भी उज़्बेकिस्तान या कजाकिस्तान जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप भी इन बातों का ध्यान जरूर रखना वहां जाने से पहले ही। बाकी चैनल के साथ आप जुड़ जाओ, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है। मैं पहली बार उज़्बेकिस्तान कजाकिस्तान जाने वाला हूँ, मतलब मैं साउथ ईस्ट एशिया के बाहर जाने वाला हूँ, पहली बार सेंट्रल एशिया कवर करने वाला हूँ। तो बहुत मस्त वीडियो आने वाली है। चैनल के साथ जुड़ो, सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो को तो लाइक करना ही है आपको, और चैनल सब्सक्राइब करना है। और कमेंट में ना मुझे बताते चलो आपको उज़्बेकिस्तान में क्या देखना है। मतलब आप मुझे बताओगे, मैं वो चीज आपको दिखाता चला जाऊँ। और इससे पहले मैंने एक सीरीज निकाली थी, अयोध्या टू लंका, जिस सीरीज में मैं भगवान श्री राम के वनवास के मार्ग पर गया था, जो मैंने अयोध्या से शुरू की थी और श्रीलंका में खत्म की थी। उस सीरीज को जरूर चेकआउट करें, क्योंकि मैंने उसमें एक एक इन्फॉर्मेशन बताई है जहां भगवान श्री राम रुके थे अपने वनवास के मार्ग पर जाते हुए। तो वो अपने इंडियन कल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप वो देखें अपने। अगर आपके फैमिली में कोई इस चीज में इंटरेस्ट रखता है तो उसके साथ वो वीडियो जरूर शेयर करें। बाकी वो सीरीज देखने के बाद यहाँ वापस आ जाना उज़्बेकिस्तान कजाकिस्तान की सीरीज देखने के लिए, और अगली वीडियो में हम मिलते हैं उज़्बेकिस्तान के ताशकेंत शहर में।